हेलो दोस्तों, आपका ड्रग एडवाइजर फिर एक बार आपके सामने यूट्यूब चैनल पे। मैं दो तीन वीडियो चार वीडियो पहले से डाल चुका हूँ। कुछ टाइफाइड का पिछली वीडियो भी चैट टाइफाइड का था, तो आप जाके देखिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी उसके बारे में जानना है, टाइफाइड के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन रही हो, तो आप उस वीडियो में जाके उसको पूछ सकते हैं। आज हम लोग जानते हैं कफ के बारे में। आज कफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा अच्छे से। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको जो परेशानी हो रही है उसका इलाज कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे और डायग्नोस भी कर पाएंगे कि कैसे कफ को पकड़ते हैं हम लोग और किस तरह के कफ होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, सब बताऊंगा मैं आज आपको। पूरी डिटेल बताऊंगा सही से। और देखिए, कफ कफ जो है ये इन्फेक्शन होता है थ्रोट एंड लंग्स का। इन्फेक्शन की वजह से ये कफ बनता है लंग्स में या फिर गले में। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो कफ फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। कफ कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं बोल सकते कि कफ उनको खांसी आ रहा है या कफ हुआ है, तो इस तरह की बीमारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये सिम्टम है, एक लक्षण है कि एनदर डिजीज, किसी दूसरे बीमारी का। हो सकता है कि आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हो इसलिए ये खांसी आ रही हो। ठीक है, और लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो, या आपने सिगरेट या धूम्रपान किया हो उसकी वजह से अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से खांसी आ रही है। खांसी कोई बीमारी तो है नहीं, सिम्टम। हर ये डिजीज नहीं है। ये बताता है कि आपके अंदर किसी भी न किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, कोई ना कोई बैक्टीरिया आया है जो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है, इसलिए ये सिम्टम हुआ। जैसे बुखार भी एक तरह का सिम्टम है। वो ये नहीं बताता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, बस ये बताता है कि आप बीमार हैं। बुखार की ही तरह खांसी भी एक तरह की सिम्टम है। ये आपको ये बताती कि आप बीमार हैं, आप टेस्ट करवाइए, आप जांच करवाइए कि आपको क्या हुआ है, क्यों हो रहा है। ठीक है, कॉजेज देखते हैं हम लोग। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो कफ बने, बनाने के कॉजेज हो सकते हैं कौन कौन से। यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे है टॉन्सिलाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पे आप जब मुंह खोल के पूरा देखेंगे अपने अंदर, तो टॉन्सिल्स यहाँ पे दिखते हैं, या दोनों तरफ से टॉन्सिल्स होते हैं। उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, इसलिए खांसी आने चालू हो जाता है। कभी कभी इस तरह की चीजें होती हैं। कोई इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल में सूजन होती है, यानी थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से गले में इन्फेक्शन हुआ, टॉन्सिल बढ़ गया, इसको बोलते हैं हम लोग। इसकी वजह से खांसी आ रही है, यानी लक्षण बताया, खांसी ये बताई कि आपकी टॉन्सिल बढ़ गई है। ठीक है, इसी हिसाब से सोर थ्रोट, गले में खराश। किसी भी तरह का इन्फेक्शन ही गले में खराश बनाता है, यानी कि खांसी आपको बताए कि आपके गले में इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से सोर थ्रोट हुआ है, आपको खराश हुई है। कोल्ड एंड फ्लू, आपको कॉमन कोल्ड, सर्दी लग गई है, उसकी वजह से खांसी आई है। सर्दी लगेगी तो किसी न किसी वायरल या वायरल का इन्फेक्शन होगा बॉडी में, तो सर्दी लगेगी, आपको कोल्ड होगा। इसके थ्रू खांसी आती है आपको। वो एक लक्षण है, वो बताता है कि आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है। लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन। लैरिंग्स जो है, इस नली को ही बोलते हैं। ठीक है, उसमें अगर सूजन हो रही है तो समझ लीजिए कि खांसी आने का चांस रहता है, खांसी आती भी है। और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, चिकन पॉक्स जैसे, मिसलिस जैसे, इस तरह की चीजें अगर हुई हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि खांसी आने का चांस रहता है।
whooping कफ, ठीक है, कुकुर खांसी, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, बहुत काली खांसी बोलते हैं उसको, काली खांसी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कुकुर खांसी बोलते हैं, बहुत तेज से आती है और गला बहुत सूख जाता है, ठीक है। तो एक तरह का इन्फेक्शन की वजह से ही ये स्टार्ट होता है। एलर्जी हो गई किसी तरह की, किसी भी चीज की एलर्जी अगर आपको हो गई तो खांसी आने लगती है। अस्थमा हुआ है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, अस्थमा हुआ है आपको, अस्थमा एक लंग्स डिजीज है, ठीक है, तो परेशानी होती है। ब्रोंकियल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल में अगर सूजन है तो भी खांसी आएगी आपको। आपको टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की बीमारी हुई है तो भी खांसी आपको आएगी। ये सारे कॉजेज हैं कि इन सब कॉजेज की वजह से आपको खांसी आती है। इतनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, रिफ्लेक्सेस भी ऐसा है कारण जो क्रोनिक कफ बना सकता है, रिफ्लेक्सेस, क्योंकि अगर पेट में एसिड बहुत ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्स करके मुंह के अंदर आता है, तो अभी कफ कफ बनने का चांस रहता है। स्मोकिंग आप कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो भी कफ बनेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट लंग्स में जाता है धुआं उसका। मेडिकेशन की वजह से कभी कभी दिक्कतें होती हैं, कुछ तरह की ऐसी बीपी उपी की जो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपको कफ, एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर जो है वो आपको कफ क्रिएट करता है। ब्रोंक्यूल में मैंने फिर बताया था, वहां पे ब्रोंक्यूल में सूजन है अगर, ब्रोंक्यूल में जो लंग्स का एक पार्ट है ब्रोंक्यूल, जो सांस लेने में मदद करता है ऑक्सीजन को, तो वहां पे अगर सूजन है, अस्थमा है आपको, तो भी जो है बीमारी इस तरह की खांसी आती है। तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं क्रोनिक कफ के। फिर इसमें देखिए इतने टाइप हो सकते हैं, कई चीजें इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में, एयरवे में कोई भी डिजीज होती है, अगर सांस लेने वाली नली में कोई भी तरह की बीमारी हो रही है तो आपको खांसी की दिक्कत होगी, तो इससे आप बीमारियों को पकड़ सकते हैं। खांसी एक, मैंने फिर से बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, खांसी एक तरह का सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है, उससे बीमारियों को पकड़ना है आपको, ठीक है, कि इनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। कफ यूजुअली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कफ 3 टाइप के हैं। एक ड्राई कफ है, मॉइस्ट कफ है, एक whooping कफ है। इसको ही काली खांसी बोलते हैं, कुकुर खांसी जो मैं बता रहा था, काली खांसी बोलते हैं, ड्राई कफ और मॉइस्ट कफ। ड्राई कफ, ठीक है, ड्राई कफ को देखते हैं कैसे क्या है। ड्राई कफ के मैं बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे पहला पॉइंट है, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा हार्ड चीजें लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्म चाय ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हॉट कॉफी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हॉट गर्म चीजें, ज्यादा गर्म चीजें यूज करने से, ठीक है, और बॉडी पे केयरलेसनेस, बॉडी पे ध्यान नहीं देने से, खाने पीने पे ध्यान नहीं देने की वजह से कफ जो है बनता है, ठीक है, लंग्स में, और ये सूख जाता है, कफ लंग्स में बनेगा और सूख जाएगा। सूख जाने का मतलब भी ड्राई कफ है, कफ अगर सूख गया है तो ड्राई कफ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ड्राई कफ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, जो कफ है वो बाहर ही नहीं आ पाता है सही से, अगर आएगा भी, आपने बहुत जोर लगाया, बहुत तेज खांसी की, तो बहुत कम मात्रा में, लिटिल, ठीक है, लिटिल म्यूकस आउट आफ्टर लॉट ऑफ कफिंग, बहुत ज्यादा कफिंग कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, तो बहुत कम मात्रा में कफ निकलेगा बाहर, आपको कफ निकलता नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं ड्राई कफ के बारे में, चेस्ट में भारीपन महसूस होगा, जैसे चेस्ट में जकड़न महसूस होगी, ऐसा लग रहा है जैसे सीने में किसी चीज का जकड़न है, आप सांस लेंगे, सांस सही से आएगी नहीं, फिर जकड़ा जकड़ा महसूस होगा पूरा, ठीक है, ये ड्राई कफ के लक्षण है। आपको पता होगा कि इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो आप समझ जाइए कि ड्राई कफ है मुझे, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं, लंग्स के दोनों लेयर आपस में चिपक जाते हैं इस ड्राई कफ में, ठीक है, और यहाँ पे सर दर्द भी बना रहता है,
लंग्स के दोनों लेयर आपस में चिपक भी जाते हैं, परेशानी होती है वहां से, और हेडेक भी आता है उसकी वजह से। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इस तरह के कप में आवाज आती है, साय साय की आवाज। यहाँ पे देखिए साय साय लिखा हुआ है, साय साय की आवाज आएगी, विस्लिंग, एक तरह से सीटी बजेगी, ठीक है, इस तरह की। जब आप कुछ बोलेंगे, ठीक है, आपको सुनाई देगा, सीटी या साय साय की आवाज सुनाई देगी, तो समझ लीजिए कि ड्राई कफ। थोड़ा सा मॉइस्ट कफ के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। मॉइस्ट कफ क्या है? ये कफ जो है बहुत इजीली आ जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी निकलता है, मतलब आप थोड़ा सा ही खांसेंगे बहुत ज्यादा ज्यादा कफ निकलेगा, एकदम इजीली बाहर आ जाता है। और ये अक्सर ड्राई कफ होने के 1 या 2 दिन के बाद, ड्राई कफ होने के 1 या 2 दिन के बाद, ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बहुत ही सेंसिटिविटी कॉज करती है, और इसके वजह से जो है म्यूकस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है, क्योंकि वो भी सेंसिटिव इसीलिए काज करते हैं, सेंसिटिविटी की बॉडी को ड्राई कफ से बचा सके, लेकिन फिर ड्राई कफ से तो बच जाते हैं, लेकिन फिर मॉइस्ट कफ हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बाहर आ रहा है, इसका मतलब है मॉइस्ट कफ, ठीक है, मॉइस्ट कफ, म्यूकस ज्यादा आएगा। whooping कफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये सारे लक्षण हैं, कैसे कैसे दिक्कत होती है, तो उस तरह की बीमारियों को पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब हाई लेवल की इन्फेक्शन होता है तो ये whooping कफ होती है, समझ लीजिए कि, ठीक है। ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि ये छींकने और खांसने से फैलता है। अगर आप खांस रहे हैं, आपके सामने कोई है, आपने मास्क नहीं लगाया है, आपके सामने कोई है, तो उसको भी ये खांसी हो जाएगी, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक दूसरे से फैलता है, ठीक है। और ये हुपिंग, यहाँ पे जो है कफ आप खांसेंगे तो बाहर आएगा, मतलब बहुत ज्यादा कफ नहीं आता है, थोड़ा कफ आएगा, लेकिन नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा, जैसे ड्राई कफ की वजह से ड्राई कफ में होता है, उसी तरह के बिहेव करता है। यहाँ पे आपकी आवाज में, यहाँ पे हुप साउंड, हुप करके साउंड जो है आपके ब्रीदिंग में, सांस लेने में और खांसने पे, दोनों तरह की चीजों करने पे हुप का साउंड आता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन है कुछ आपके लिए, जिससे आप इससे चीजों को समझ पाए। आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है कब? मान लीजिए खांसी आपको आ गई, कफ हुआ आपको, तो आपको इसका इलाज स्टार्ट करना है फाइंडिंग आउट एक्चुअल कॉजेस। सही बीमारी पकड़ने के बाद ही, किस कारण आपको खांसी हो रही है, इसे पकड़ने के बाद ही अगर आप इलाज करेंगे, तो सही मायने में आपका इलाज होगा और आप ठीक हो पाएंगे। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं, खांसी आने पे नॉर्मल जाके दुकान से सिरप ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। कुछ कंडीशन में लोगों को 1-1 हफ्ते 10-10 दिन तक खांसी आने लगती है, ठीक है, फिर बाद में बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, उनको बड़े डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, और वो फिर वहां से ठीक होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर कॉजेज को पकड़ता है। वो अगर आपकी कोई जांच है, उसको कुछ लगता है कि ये बीमारी हो सकती है, उस तरह की वो जांच करवाएगा, जांच करने के बाद बीमारी पकड़ेगा, बीमारी पकड़ने के बाद ही वो एक्चुअली दवाई देगा, तो आपकी खांसी सही हो जाती है। इसीलिए, क्योंकि वो खांसी क्यों आ रही है, क्योंकि खांसी एक सिम्टम है, हमेशा मैं फिर बता रहा हूँ, खांसी एक सिम्टम है। और खांसी इसीलिए आ रही है कि आपके शरीर में किसी न किसी तरह की बीमारी है। बीमारी किस तरह की है, मैंने आपको बताया भी यहाँ पे कॉजेज में, इतनी तरह की बीमारियां, कुछ बीमारियां यहाँ पे भी हैं, इतनी तरह की बीमारियां आपको अगर हैं तो खांसी आएगी, इससे भी ज्यादा भी हैं,
और कुछ ज्यादा बीमारियां हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला ही काम है, ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट करना है हम लोगों को कि जब हम एक्चुअल कॉजेस को, कफ के कॉजेस को, एक्चुअल कफ के कॉजेस को पकड़ पाए कि कफ क्यों आ रहा है, कफ क्यों बन रहा है, कफ क्यों हो रहा है, ठीक है। इसमें दूसरा ऑप्शन है, आपको हल्का गर्म पानी पीना है, ठीक है। अगर कफ हो गया तो हल्का गर्म पानी पीजिए, ज्यादा गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ गले में इन्फेक्शन होता है। कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा गर्म पानी पी लिया, गला जल गया, तो वहां पे इन्फेक्शन कॉज हुआ, उसकी वजह से खांसी आने लगी, ठीक है। पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए बेड रेस्ट करे, ज्यादा काम न करे, क्योंकि खांसी में अगर वो ज्यादा काम करेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, खांसी और तेज होगी, ठीक है। स्पाइसी एंड फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपके गले के थ्रू होके निकल रहा है, और तेल मसाला खाएंगे तो आपको पेट में भी परेशानी होगी, और गले से भी अगर होके जाएगा कोई भी चीज स्पाइसी तो जलन होगी, और वो घाव को और बढ़ाएगा, आपके कफ को बढ़ाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रीटमेंट का स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट, अगर आपको ड्राई कफ है, ठीक है, कुछ सिर्फ मैंने लाइन से एक लगा दिए हैं, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको ड्राई कफ है तो बहुत सारे सिरप हैं, आप किसी कोई भी ले सकते हैं जो आपको बहुत रिलीफ देगा, जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है, ठीक है। सिरप यहाँ पे देखिए एस्कोरिल डी है, 10 ml लेना है। टीडीएस का मतलब होता है टरिंडाई, तो मतलब होता है कि सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है, दिन में 3 बार। टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, ठीक है। तो एस्कोरिल डी 10 ml दिन में 3 बार। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो ग्रिंटस ले लीजिए, ग्रिंटस बहुत ही अच्छा सिरप है, ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम करता है, 10 ml 3 टाइम। कोरेक्स टीएक्स भी है, ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम, 10 ml 3 टाइम। अगर वो नहीं मिल पा रहा है, ग्लेंटस यल मिल रहा है, 10 ml 3 टाइम ले लीजिए, बहुत अच्छा सिरप है। मैनकाइंड का भी एक सिरप आता है, आस्थाकाइन डीएक्स 110 ml 3 टाइम। और भी कुछ सिरप्स बहुत सारे हैं, मैंने ऐड नहीं किया है, कुछ स्पेसिफिक ब्रांडेड सिरप मैंने ऐड किया है यहाँ पे, जो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं अगर आपको ड्राई कफ है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉइस्ट कफ के लिए अलग इलाज होगा, ड्राई कफ के लिए इलाज अलग होगा, सिर्फ मैंने बताए हैं। अभी ट्रीटमेंट में आगे और बताऊंगा, कंडीशन अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो उस हिसाब से दवाएं भी चेंज होती रहती हैं। सारे सिर्फ मैंने बता दिए ड्राई कफ के लिए। मॉइस्ट कफ के लिए मैंने सिर्फ बता रहे हैं। मॉइस्ट कफ के लिए सबसे बेस्ट काम करने वाला सिर्फ है ग्रिंटस बीएम, 10 ml टीडीएस लेना है, ठीक है। चेस्टान प्लस है, 10 ml, इसको भी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 10 ml लेना है। एडल्ट डोज है ये, फिर बता रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं है। एस्कोरिल एलएस बहुत अच्छा सिर्फ, 10 ml लेना है 3 टाइम। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो अस्टाकाइन एलएस 10 ml 3 टाइम, नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे टैबलेट भी है, टैबलेट ग्रेंटस बीएम का टैबलेट भी आता है, बहुत अच्छा काम है, एक टैबलेट लेना है, ठीक है। सुबह शाम या तीनों टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर सिर्फ नहीं मिला, टैबलेट भी बहुत अच्छा काम करता है इसका। मो मॉइस्ट कफ हो गया। हुपिंग हुपिंग कफ के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट ज्यादातर, चूंकि मैं बताया शुरू में, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इसीलिए होता है कि इन्फेक्शन की वजह से ही हुपिंग हुपिंग कफ होता है। नॉर्मल गले में खराश या फिर इस तरह की चीजों से नहीं होता है, इन्फेक्शन होता है तो ही होता है। इसलिए एंटीबायोटिक का ही ट्रीटमेंट इसमें ज्यादा असरदार है। हल्के फुल्के सिरप या फिर इस तरह के कोई भी सिरप इसमें काम नहीं करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक सिरप्स आते हैं जो इसमें इसके सिम्टम को, थोड़ा सा लक्षण को आराम देंगे बस, और कुछ नहीं, ज्यादा इस पे वर्क नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक ही ज्यादा वर्क कर पाएगी। मैंने आपको कई एंटीबायोटिक्स का नाम बता दिए, सब नहीं लेना है। अगर आपके पास जो अवेलेबल है वही ले सकते हैं। अगर नोवामाक्स 500 मिल जा रहा है तो 5 दिन के लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके कफ को, ओपिन कफ को बहुत ही आराम देगा। इल्टोसिन 500 सुबह शाम लेना है 5 दिन के लिए,
बहुत ही अच्छा काम। एरिथ्रोमाइसिन है इसमें, ठीक है। लिवो लिवोफ्लक्स 500, लिवोफ्लक्सासिन एंटीबायोटिक है, बहुत ही अच्छा काम। सुबह शाम 2 टाइम लेना है 5 दिन के लिए। ये तीनों में से अगर कुछ भी मिल पा रहा है, चारों में से, चारों दवा में से कोई भी एंटीबायोटिक आपके अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसलिए या करके लिखा हूँ, आप ये ना समझ जाए कि सब सारा एंटीबायोटिक साथ में ही लेना है। एक कोई अगर एक ही लेना है, अगर आप नोवामक्स 500 ले रहे हैं तो आपको इससे आराम मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ ये मिल पा रहा है, लिवोफ्लक्स मिल पा रहा है, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है जो दवाएं अगर मिल पा रही हैं तो इस चारों में से, और भी एंटीबायोटिक्स हैं, मैंने इसीलिए 4 दिए हैं, क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक कंफ्यूजन करेंगे आपको, आप कंफ्यूज होंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कम से कम एंटीबायोटिक, ज्यादा से ज्यादा काम। अगर इससे भी, इसको भी रेजिस्टेंस है इससे, तो मैं दूसरी एंटीबायोटिक कमेंट बॉक्स में अगर किसी को है तो बताए, मैं उसके लिए अलग से सजेस्ट करूंगा। आगे देखते हैं। अगर आपकी बॉडी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक की पॉइंट बता रहा हूँ, अगर बॉडी में कोल्ड या शरीर दर्द या फीवर के सिम्टम अगर दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप सॉल्विन कोल्ड टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसमें पैरासिटामॉल होता है, ठीक है। और ये सुबह शाम लेना है, बहुत अच्छा काम करता है कफ में, और सर्दी जुकाम या खांसी रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोल्ड और बॉडी, शरीर में दर्द रहेगा, ठीक है, अगर बुखार रहे तो सॉल्विन कोल्ड टैबलेट। अगर कफ बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा सीवियर है, चेस्ट में इंफेक्शन कर दिया है, तो यहाँ पे इंजेक्टेबल भी जरूरी हो जाता है। इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम, आईवी देना है स्लो, सुबह शाम देंगे 5 दिन के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा इससे। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो आप कुछ जांचें हैं आप करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बलगम की जांच है, बलगम की जांच करवा सकते हैं आप, ठीक है, उसका कल्चर। ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर की भी जांच करवा सकते हैं, कभी कभी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो परेशानी होती है, ठीक है। HIV टेस्ट, ये भी जरूरी है, कभी कभी ऐसे चीजों से भी ये बीमारियां आती हैं। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट में कितना इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन पता करने के लिए चेस्ट एक्सरे भी जरूरी है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, वीकनेस भी बताती है आपको, खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस है तो भी खांसी आएगी, वीकनेस से खांसी आती है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है, और ESR, ये इतनी जांचें हैं जो आप करवा सकते हैं अगर आपको इन सारे दवाओं से कुछ आराम नहीं मिल पा रहा है तो, ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स मिला के कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, जो आपको कफ को ज्यादा आराम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है दवा का लिस्ट, और सारी दवाएं जो है बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं आपको। कैल्वियम 625 mg BD लेना है आपको, सुबह शाम लेना है। ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आपके जो इन्फेक्शन है गले में या फिर चेस्ट में या फिर लंग्स में, कुछ भी इन्फेक्शन है उसको खत्म करेगी, ठीक है। डेक्सोना 0.5 mg, ठीक है, आपके कफ को पतला करता है, ठीक है। एक स्टेरॉइड भी है, ये स्टेरॉइड का भी काम करता है, ठीक है। मोन्टीनायल 1 टाइम लेना है, डेक्सोना BD ले सकते हैं आप, मोन्टीनायल 1 टाइम लेना है, ठीक है, आप सुबह के टाइम लीजिए। ये एंटी एलर्जिक है, आपको अगर एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है तो एंटी एलर्जिक का काम बहुत अच्छी तरह से, मोन्टेल्यूकास्ट लेवोसिटिजिन है इसमें दोनों। दर्द और बुखार के लिए जियोडाल एसपी ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि गले में दर्द रहता है, सूजन रहती है, इसीलिए एसपी लिखा हूँ। गले में सूजन भी रहती है, कभी कभी टॉन्सिल बढ़ जाता है तो सूजन होती है टॉन्सिलाइटिस में, तो जियोडाल एसपी ले सकते हैं, सूजन और दर्द दोनों कम करेगा। यहाँ पे एक सिरप है डाबर का हनीटस, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन का ड्रग भी आप अगर ले रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारी दवाएं 5 दिन के लिए लेनी है आपको। ये एंटीबायोटिक दोनों टाइम लेना है, डेक्सोना दोनों टाइम लेना है, मोन्टेर मोन्टिनाइल जो है 1 टाइम, और जियोडाल एसपी 2 टाइम, हनीटस 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम, 10 ml लेना है,
ठीक है। ये दवाएं आपको कफ के लिए बहुत ही अच्छी हैं और आपका कफ खत्म हो जाएगा। कफ से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग बीमारियों को समझें, दवाओं को समझें। कोई भी आपको कुछ भी दे रहा है, उसको खाने से पहले एक बार सोचें कि क्या ये मेरे लिए सही है दवा। क्योंकि बिना डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के आप दवा जो झोला छाप के यहाँ से लेके खाते हैं वो आपकी सेहत को नुकसान करता है, आपको ड्रग रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा कि आप ट्रीटमेंट प्रोफेशनल से ही लीजिए। और जो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट बताता हूँ, आप इसको समझिए कि एक्चुअली ट्रीटमेंट कैसे होता है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी जानकारी मेरे YouTube चैनल पे अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी जितनी जानकारी एक झोला छाप डॉक्टर के पास होता है। और जितना वो जानता है उससे कहीं ज्यादा आप जान पाएंगे अगर मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। थोड़ी सी वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर मेरे चैनल को फॉलो करें, योर ड्रग एडवाइजर। थैंक यू।